हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। क्वांटम की कुछ वीडियोस अपलोड की हुई थी, तो अब हम लोग देख रहे हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम के बीच का पोर्शन जो होता है वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है। यहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का क्रैश कोर्स देख रहे हैं। बाकी जो वीडियोस होंगी डिटेल में उनको मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि एग्जाम अभी पास में है और आप लोगों को एक सिस्टमेटिक और शॉर्ट नोट्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप लोगों के पास, अगर आप लोगों ने काफी वीडियोस देखी हुई हो या आप लोगों ने डिटेल में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बनाने होंगे। तो ये आपके सामने एक शॉर्ट नोट है, इसको मैं समझा रहा हूँ और बाकी जो डिटेल होगा वो डिटेल में सेपरेट वीडियो टॉपिक वाइज में बनाऊंगा। लेकिन आपको अभी जरूरत है कि एक प्रिसाइज वे में पढ़ना है और इनसे इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी 4 से 6 नंबर का आता है। अपने 4 से 6 नंबर स्ट्रॉन्ग करिए। हम लोग अब पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक तो थर्मोडायनेमिक होता है, जैसे हम लोग मैकेनिक्स देखते हैं, फिजिक्स वाले क्लासिकल मैकेनिक्स देखते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स देखते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी की जाती है और क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी की जाती है। तो ऐसे ही जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग बल्क फॉर्म में स्टडी करते हैं। दैट मीन्स हम लोग वहां पे मैक्रोस्कोपिकली किसी भी सिस्टम को हम लोग मैक्रोस्कोपिकली कंसीडर करते हैं। लेकिन बात आती है जब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की, तो यहाँ पे हम लोग माइक्रोस्कोपिकली भी स्टडी करते हैं। सो जैसा कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज ब्रिज बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। दैट मींस ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी सिस्टम की, उसके बीच में ब्रिज का काम करता है। कलेक्शन इंसेम्बल क्या होता है? बात आती है इंसेम्बल क्या होता है। हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ रहे हैं और अच्छे से समझ भी रहे हैं। तो इंसेम्बल क्या होते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स which is microscopically same but macroscopically this is macroscopically same but microscopically different। तो अब इसको कैसे समझे कि ये मैक्रोस्कोपिकली सेम कैसे है? तो जैसे हम लोग अभी अपने अर्थ पे हैं और मून को जब देखते हैं, तो जब हम लोग मून को देख रहे हैं तो हमें क्या है, वो पूरा होमोजीनियसली दिखाई देता है कि ऑल अराउंड द वाइट कलर का दिखाई देता है। लेकिन जब हम लोग मून पे पहुंच जाएंगे, एक छोटे से पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तब वहां पे क्या हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अभी मैक्रोस्कोपिकली क्या है, ये सेम है, और माइक्रोस्कोपिकली क्या होते हैं, इंसेम्बल डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेम्बल्स देख लेते हैं। तो 3 टाइप के इंसेम्बल होते हैं, माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल, कैनोनिकल इंसेम्बल, ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल। सो माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, v वॉल्यूम एंड e इज एनर्जी लेवल्स। तो इसमें n v e कांस्टेंट होते हैं और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो इनपेनिट्रेबल, रिजिड एंड नॉन कंडक्टिंग होती हैं। मतलब अभेद्य होती हैं, दृढ़ होती हैं। और नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि जो हीट होती है वो सिस्टम सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम और सिस्टम से सराउंडिंग में ये पास नहीं कर पाती है। इसलिए ये क्या लिखा हुआ है कि किस कंडीशन में माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल काम करता है, एडियाबैटिक कंडीशन में काम करता है। अब कैनोनिकल इंसेम्बल की अगर बात करें तो इसमें कांस्टेंट होता है एनवीटी, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसलिए ये कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई। और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो इम्पेनिट्रेबल, रिजिड होती हैं। ये कॉमन है, बट यहाँ पे क्या डिफर कर गया कि इनकी जो वॉल्स होती हैं वो कंडक्टिंग होती हैं। मतलब सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज हो सकती है। अब ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल की अगर बात करें
तो इसमें देखिए म्यू होता है केमिकल पोटेंशियल, वी वॉल्यूम एंड टी टेम्परेचर, ये कांस्टेंट होते हैं। बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं इनमें, और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो पेनिट्रेबल होती हैं, रिजिड होती हैं एंड कंडक्टिंग होती हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रांड कैनोनिकल एंसेम्बल्स में। अब बात आती है पार्टिकल्स की कि कितने टाइप के पार्टिकल होते हैं। तो पार्टिकल तो वैसे अगर देखें तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। मैक्रो मतलब जिनको हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं वो कहलाते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या होते हैं जिन्हें हम लोग सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बोलते हैं। अब इनमें भी जो पार्टिकल्स हैं तो ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स हो सकते हैं और नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो अब आइडेंटिकल पार्टिकल हम लोग जो जनरली अपना जब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग आइडेंटिकल पार्टिकल्स की ही बात करते हैं जनरली। तो अब आइडेंटिकल पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। पहला कौन सा है, पहला है हमारे पास, पहला है डिस्टिंग्विशेबल और दूसरा कौन सा है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। सो अब देखिए डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल क्या होता है, मोशन हम लोग ट्रैक कर सकते हैं इनका, क्लासिकल मैकेनिक्स लॉ इसमें फॉलो होता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसमें नहीं लगता है क्योंकि ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं, मतलब हम लोग डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हैं, इन पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता है। और क्लासिकल पार्टिकल्स या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी इनको कहा जाता है। जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं इनको ट्रैक नहीं किया जा सकता है, इनको ट्रैक कैन नॉट बी ट्रैक, इनको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। कंटिन्यूअस मोशन कैन नॉट बी मेजर्ड, इनका जो कंटिन्यूअस मोशन होता है वो भी हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन पे एप्लीकेबल हो सकता है और लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हम इन पे लगा सकते हैं, और ये जो पार्टिकल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की। तो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बोसोन और फर्मियंस। तो बोसोन में देखते हैं हम लोग क्या होता है, बोसोन ऐसे पार्टिकल होते हैं जो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक को फॉलो करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इनमें एक से अधिक पार्टिकल सेम स्पिन स्टेट में रह सकते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। मतलब जो ऑर्बिटल है अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमेशा अपोजिट स्पिन के होते हैं। लेकिन जो बोसॉन्स होते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए एक एनर्जी लेवल है तो उसमें एक स्पिन स्टेट के, सेम टाइप के स्पिन स्टेट के कई सारे पार्टिकल्स रह सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि ऑल न्यूक्लियाई हैव इंटीग्रल स्पिन, जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं इनके जो स्पिन वैल्यू होती है वो इंटीजर में होती है, दैट मींस i = 0, 1, 2, 3। अब इनका जो एग्जांपल है कि बोसॉन्स क्या कहलाते हैं, तो जो फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स को भी हम लोग क्या कहते हैं, बोसॉन। फोनॉन्स जो कि लेटेस्ट वाइब्रेशन होते हैं वो भी बोसॉन की कैटेगरी में आते हैं। और पाई मेसॉन्स मतलब न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में और प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में जब जो करते हैं उनको हम लोग पाई मेसॉन कहते हैं। और बोसॉन्स में जो वेव फंक्शन होता है सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कैसा हो, सिमेट्रिक हो, मतलब वो साइन चेंज नहीं करें। जैसे साई 1 2 है और अगर हम लोग साई 2 1 कर रहे हैं तो ये अपना साइन चेंज अगर नहीं करता है तो ये सिमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। जैसे cos x का फंक्शन होता है, cos x का फंक्शन कैसा होता है, जैसे cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। तो जो cos थीटा है वो सिमेट्रिक फंक्शन होता है। अब फर्मियोन्स देख लेते हैं। तो बोसॉन समझ में आया, बोसॉन्स क्या होता है, इनमें इनके जो वेव फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं और जो इनका इंटीग्रल वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है, आई वैल्यू जो होती है वो इंटीजर में होती है। फर्मियोन्स देखते हैं, फर्मियोन्स फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। और इनमें देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यही है कि नो मोर देन वन पार्टिकल कैन बी फाउंड इन सिंगल क्वांटम स्टेट। मतलब अगर हमारे पास ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के रह सकते हैं, सेम स्पिन के नहीं रह सकते हैं। तो यही बात है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, फर्मियोन्स की कैटेगरी में आएंगे।
तो इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब फर्मियंस की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी चीज है, इनमें हाफ इंटीग्रल होता है, आई वैल्यू क्या हो, हाफ हो, 3/2, 5/2, ये सब जब होती हैं तो उनको हम लोग फर्मियंस बोलते हैं। तो ऐसे कौन से न्यूक्लियाई होते हैं जिनके हाफ इंटीग्रल होते हैं? तो जैसे कार्बन 13, प्रोटॉन, फ्लोरीन, इन सब का एनएमआर हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे न्यूक्लियाई जिन जो एनएमआर एक्टिव होते हैं उनको हम लोग जनरली फर्मियंस की कैटेगरी में रखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी देखिए, अब अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी हम लोग कितने टाइप से देख सकते हैं? दो टाइप से, मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट वे में देख सकते हैं। तो जो मैक्रो स्टेट एनर्जी होती है उसमें हम लोग जनरल अरेंजमेंट देखते हैं, जबकि माइक्रोस्कोपिक में हम लोग क्या देखते हैं? स्पेसिफिक अरेंजमेंट देखते हैं। स्पेसिफिक अरेंजमेंट देखते हैं। अब जैसे यही है कि मैक्रो में कैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो हम लोग दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम से आसानी से समझ पाएंगे इसको कि जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो दो न्यूक्लियाई सिस्टम है। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, H2 मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? H2 मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, दोनों ही हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकता है। अब इनके इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? पैरेलल, दोनों पैरेलल हो सकते हैं। एक का पैरेलल मतलब एंटी पैरेलल हो सकते हैं, या दोनों पैरेलल हो सकते हैं। यहाँ पे मतलब है कि दोनों ऊपर की तरफ सेम साइन में, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ स्पिन, मतलब इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, इसके लिए वैल्यू 0 आएगी और इसके लिए वैल्यू -1 आएगी। ये एस वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट अगर देखें तो इसका देखिए मैक्रोस्कोप में दूर, अगर हम लोग वही है ना कि जैसे दूर से देखते हैं तो हमें जो पास पास वाली चीजें होंगी वो भी क्या दिखाई देंगी? एक ही दिखाई देंगी। लेकिन जब हम बिल्कुल नजदीक जाके देखेंगे तो उनको हम लोग डिफर कर पाएंगे। तो ऐसे ही मैक्रोस्कोपिक का मतलब हम लोग बहुत दूर से देख रहे हैं। यानी ये जो अरेंजमेंट हमें दिखाई दिए ओवरऑल, वो कितने दिखाई दिए? 3 दिखाई दिए। कितने दिखाई दिए? 3। और माइक्रोस्कोपिक में कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 1। तो टोटल हमें कितना पता चलेगा? 4। क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसमें टोटल अरेंजमेंट कितने हो रहे हैं? इसमें कितने हो रहे हैं? 2 अरेंजमेंट हो रहे हैं ना ये, तो 2 अरेंजमेंट होते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए? 4 अरेंजमेंट हो गए। अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। इनके काफी बड़े डेरिवेशन है, वो भी वो जियो साइंटिस्ट टाइप के जो एग्जाम होते हैं या पीएससी वगैरह में उसमें पूछे जाते हैं। हम लोगों को केवल अभी फॉर्मूला देखना है। और तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए। ठीक है, ये होता है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए। और जो बोस आइंस्टीन एंड फर्मी डायराक है ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अब हम लोग बोस आइंस्टीन में जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो अरेंजमेंट है, उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है? फैक्टोरियल n पाई i इक्वल टू 1 to n gi टू द पावर ni अपॉन फैक्टोरियल ni। ठीक है, तो ये निकल के आता है हम लोगों के पास। और इसमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ith स्टेट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? तो ni इज इक्वल टू gi अपॉन e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा e i एप्सिलॉन i। ये होगा ith स्टेट में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ni की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं और हमें पता चल जाएगा क्या होगा। बोस आइंस्टीन में क्या है? बोस आइंस्टीन में जो अरेंजमेंट होता है उसके लिए फॉर्मूला WB इज इक्वल टू पाई आई टू n फैक्टोरियल GI प्लस ni। GI है हमारे पास डीजेनरेट एनर्जी स्टेट। ith मतलब कितने? G1 G2 G3 G4 इस तरीके से हो सकते हैं। ni भी n1 n2। मान लीजिए हमारे पास n1 पार्टिकल्स हैं जो G1 एनर्जी स्टेट में है, n2 पार्टिकल हैं वो G2 एनर्जी स्टेट में है, n3 है तो वो G3 एनर्जी स्टेट में। इस तरीके से हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इस पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इस पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो ओवरऑल जो फॉर्मूला आ जाता है वो GI प्लस ni माइनस 1 अपॉन ni GI माइनस 1 ये आता है फॉर्मूला। इसमें ith एनर्जी स्टेट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? GI अपॉन e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा i माइनस 1। फर्मी डायराक में देख लेते हैं। और एक और चीज है बोस आइंस्टीन। जो बोस आइंस्टीन में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? बोसॉन्स की स्टडी करते हैं। और जो बोसॉन्स होते हैं वो सोशल पार्टिकल्स होते हैं।
अब आते हैं हम लोग फर्मी डिराक में। फर्मी डिराक में हम लोग फर्मियंस की स्टडी करते हैं और इनको एंटी सोशल पार्टिकल बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है, या जो अरेंजमेंट है वो क्या है, पाई आई इक्वल टू 1 to n फैक्टोरियल जी आई अपॉन फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई। और ith एनर्जी स्टेट में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, ये जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब यहाँ से इन तीनों से हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ith एनर्जी स्टेट में, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे कम कहाँ पे है, डिनोमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे सबसे कम है। तो अगर यहाँ पे सबसे कम है यानी ओवरऑल वैल्यू किसकी ज्यादा हुई, इसकी ज्यादा होगी ओवरऑल वैल्यू। फिर ये सबसे, ये डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा बड़ा है तो इसकी वैल्यू सबसे कम होगी और इसको हम लोग रखेंगे मिडिल में। तो ओवरऑल जो ऑर्डर होगा यानी जो ith एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सबसे ज्यादा किस में होता है, बोस आइंस्टीन में। पहले किस में होता है, बोस आइंस्टीन में, उसके बाद होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान में, और उसके बाद होता है हमारा फर्मी डिराक में। तो ये ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं ई टू द पावर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है। तो ई टू द पावर अल्फा की वैल्यू होती है 1 अपॉन सिग्मा जी आई टू द पावर माइनस बीटा आई, और इसको हम लोग क्यू लिख देते हैं जहां पे क्यू पार्टीशन फंक्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टीशन फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टीशन फंक्शन। सो पार्टीशन फंक्शन क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, जहाँ पे जी आई क्या है, टोटल आई एनर्जी लेवल, या इसको हम लोग डी जनरेसी भी बोल सकते हैं। ये जी आई क्या है, डी जनरेसी, और ई आई है हमारे पास जो एप्सिलॉन आई है वो एनर्जी लेवल्स हैं। अब पार्टीशन फंक्शन को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है पार्टिकल फंक्शन का, पार्टीशन फंक्शन का। सो पार्टीशन फंक्शन क्या है, q इज इक्वल टू जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई है। अब हम लोग इसको, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और बीच में प्लस साइन आएगा, तो हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। हम मान लीजिए हमारे पास जो डी जनरेसी है वो G0, G1, G2, G3 और इनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 है। तो इसको हम लोग इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखिए ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो जीरो होती है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, ये जीरो होती है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, इसलिए हम लोग कोई पास जो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे, हम लोग जीरो लिख देंगे, तो ये जी नॉट हो गया। So Q is equal to G0 plus G1 e to the power beta E1 plus G2 e to the power beta E2 हो गया। अब हम लोग केस बना लेते हैं। केस 1 मान लीजिए हमारे पास टेम्परेचर T है वो 0 केल्विन को और टेंड कर रहा है। तो 0 केल्विन को जब टेंड कर रहा है तो बीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन के टी, और टी की वैल्यू अगर 0 को अप्रोच करेगी तो बीटा की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। बीटा की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट। तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल जो वैल्यू हमारे पास q की बची, तो q इज इक्वल टू हो गया जी नॉट। q क्या हो गया, जी नॉट। यानी अगर टेम्परेचर 0 केल्विन में टेंड करता है तो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू ग्राउंड स्टेट डीजेनरेसी के बराबर हो जाती है। यानी ओवरऑल जो पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, ग्राउंड स्टेट में होंगे। केस 2 देखते हैं, जब हमारा टेम्परेचर इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है तो ये इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, और बीटा जब टी जब इनफाइनाइट को की तरफ अग्रसर होगा या टेंड करेगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और e टू द पावर 0 1 होता है तो q की वैल्यू g नॉट g1 g2 g3 ऐसे हो जाएगा। यानी q इज इक्वल टू सिग्मा जी आई हम लोग लिख सकते हैं। यानी यहाँ कुछ हमारे पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में होंगे, कुछ फर्स्ट स्टेट में होंगे, कुछ सेकंड स्टेट में होंगे। सो हम लोग यहाँ से ये देख सकते हैं कि पार्टीशन फंक्शन क्या है, पार्टीशन फंक्शन डीजेनरेसी के बराबर आ रहा है, और एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, एक यूनिट लेस होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट नहीं होती है इसकी यूनिट। पार्टीशन फंक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है, तो यूनिट नहीं होती है इसकी।
अब है टाइप्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो हम लोग इन पार्टीशन फंक्शन का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ट्रांसलेशनल मोशन में कर सकते हैं, रोटेशनल मोशन में कर सकते हैं, वाइब्रेशनल मोशन में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में भी कर सकते हैं, और न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन भी होता है, तो न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन में भी कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन में जैसे पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स हम लोगों ने क्वांटम में पढ़ा हुआ था, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स की, तो उसको आप लोग जाके क्वांटम की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी पार्टिकल इन वन डायमेंशन की वीडियो दे दी जाएगी। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशन में जो एनर्जी होती है वो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर होता है, और इसमें हम लोग डीजेनरेसी कंसीडर कर लेते हैं 1। अगर अगर कोई क्वेश्चन भी आता है उसमें अगर डीजेनरेसी मेंशन नहीं किया है तो वहां पे आप लोग डीजेनरेसी को कितना कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। क्यू, अब देखिए पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा जी आई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, जहाँ पे जी क्या है, डीजेनरेसी है, डीजेनरेसी वैल्यू हम लोगों ने 1 कंसीडर कर ली है, और एप्सिलॉन आई जो हमारे पास आई जो एनर्जी होती है, एनर्जी की वैल्यू कितनी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, पार्टीशन इन वन डायमेंशन n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। सो यहाँ से देखिए हम लोगों ने बीटा की वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन kT, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। सो ये हो गया हमारे पास q इज इक्वल टू सिग्मा 1 e टू द पावर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर kT हो गया। तो जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे सो q ट्रांसलेशनल की वैल्यू आ जाएगी √2m के t अपॉन h इंटू एल, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों एल तो न्यूमरेटर में √2πm/kT को हम लोग डिनोमिनेटर में नीचे h के डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं, और इसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया लैम्डा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लैम्डा है वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन 2πm/kT, और लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है t हाफ के, मतलब t की पावर हाफ के, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्टीशन फंक्शन है वो देखिए, जो ये भी पूछा जाता है कि क्यू ट्रांसलेशनल टी हाफ के बराबर, टी की पावर हाफ के बराबर या उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो हमारे 1D बॉक्स में हो गया, लेकिन जब हम लोग 3D बॉक्स में कंसीडर करते हैं यहाँ पे ये 3D बॉक्स, ये देखिए 1D बॉक्स में जो पार्टीशन फंक्शन है ट्रांसलेशन में उसको हम लोगों ने Lx अपॉन लैम्डा लिख दिया, और जो 3 डायमेंशन बॉक्स में होता है उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, Lx अपॉन लैम्डा, Ly अपॉन लैम्डा एंड Lz अपॉन लैम्डा। तो ये जो L है ये मीटर क्यूब हो गया, मतलब वॉल्यूम बन गया, तो ये वॉल्यूम हो गया अपॉन नीचे हो गया लैम्डा क्यूब। अब आप लोगों को याद कैसे रखना है, तो क्यू टी हमारे पास जो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन होता है वो क्या होता है, v अपॉन लैम्डा क्यूब। तो देखिए v ऊपर की तरफ होता है और इसका जो लैम्डा है वो नीचे की तरफ है। तो और ये जो डैश है ये इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये वाटर मेज बना रहा है, यानी v और लैम्डा एक दूसरे के क्या है, वाटर इमेज है, बस क्यूब कर देना है इसका। तो इसको ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। सो क्यू ट्रांसलेशनल जो टोटल आता है वो v अपॉन लैम्डा क्यू आता है, और इस केस में जो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन है वो टेम्परेचर के पावर 3 पे T3/2 पे डिपेंड करता है। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन में भी फॉर्मूला वही यूज होगा, q इज इक्वल टू सिग्मा जी आई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। बस अब यहाँ पे रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन है, इसमें हम लोग एग्जांपल रिजिड रोटेटर का कंसीडर करते हैं, इसकी वीडियो भी डली हुई है चैनल पे, तो आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं इसका डेरिवेशन। बाकी जो एप्सिलॉन की वैल्यू आती है इसमें एनर्जी की वो BJ प्लस बनाती है, जहाँ पे ये वाला जो B होता है, ये वाला जो B इसको सेंटीमीटर इनवर्स में लिया जाता है। अब यहाँ पे एनर्जी है सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन हम लोगों को जूल में लिखना होता है, तो HC से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, और इसकी जो डीजेनरेसी होती है वो 2J+1 होती है। डीजेनरेसी कितनी होती है, 2J+1 होती है। तो J इक्वल टू 0 टू जब इनफाइनाइट हम लोग अप्लाई करेंगे और डीजेनरेसी की जगह 2J+1 e टू द पावर माइनस BHC JJ+1 अपॉन KT अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए BHC अपॉन K, ये जो BHC अपॉन K है यहाँ पे BHC अपॉन K, इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, थीटा R, ये थीटा टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, दिस थीटा R इज टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो इसको जब ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T अपॉन थीटा, लेकिन हम लोग एक सिग्मा भी ऐड कर दें करेक्शन के लिए। सो सिग्मा, तो जो हमारे पास रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन होता है उसकी वैल्यू QR इज इक्वल टू T अपॉन सिग्मा थीटा R
आ जाती है। सिग्मा इज इक्वल टू 1 फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक एंड सिग्मा इज इक्वल टू 2 फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये आप लोगों को याद रखना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, उसमें भी सेम फॉर्मूला हम लोग पार्टीशन फंक्शन का यूज करेंगे। डीजेनरेसिस की हम लोग 1 कंसीडर करेंगे। एनर्जी की वैल्यू होती है v प्लस हाफ एच न्यू, ये जूल में होती है, जहाँ पे ये जो v है ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर होता है और वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू हम लोग जब रखेंगे तो अब देखिए इसमें जो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू आती है वो दो टाइप की आती है, विद जीरो पोटेंशियल, ये जेड पी है, विद जीरो पोटेंशियल एनर्जी, विद जीरो पोटेंशियल एनर्जी और विदाउट जीरो पोटेंशियल एनर्जी। सो पार्टीशन फंक्शन विद जीरो पॉइंट एनर्जी कितना आता है, क्यू इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन 2 केटी, और ये अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन केटी, और विदाउट जीरो पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है, क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन केटी। अब इसमें भी देखिए जब टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो एक्सपोनेंशियल जो सीरीज होती है उसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे ई टू द पावर माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इस तरीके से जब एक्सपेंड करेंगे तो हायर टर्म्स क्या हो जाएंगे, हायर टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये के टी अपॉन एच न्यू हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये गेट में पूछा गया है। अब रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन देख रहे हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। सो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हो जाता है q इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन abc टू द पावर हाफ एंड kt अपॉन sc की पावर 3/2। सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। अब हम लोग थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स पे चल रहे हैं इन सब के, क्योंकि हम लोग थर्मोडायनामिक्स में तो ये सारी चीजें पढ़े ही हुए थे। तो थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर में आपने वो होते हैं जो स्टेट फंक्शन होते हैं। तो जनरली मैंने बताया हुआ था थर्मोडायनामिक्स में कि SUHAT मतलब सुहाग एक वर्ड बताया हुआ था निमोनिक। तो S से एंट्रोपी, U से इंटरनल एनर्जी, S से एंथैल्पी और A से होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड G से होता है हमारे पास, G से होता है G से हम लोग यूज करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इंटरनल एनर्जी को देख लेते हैं। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, UT इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है, थर्मोडायनामिक पैरामीटर है। तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग कौन से फॉर्मूला से देते हैं, ट्रांसलेशनल के लिए एन के टी स्क्वायर डी अपॉन डी टी एल एन क्यू टी, जहाँ पे क्यू क्या है ट्रांसलेशन, क्यू टी क्या है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। ऐसे ही रोटेशनल के लिए हम लोग एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एन क्यू आर लिख देंगे, और यहाँ पे ये जो क्यू आर होगा वो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन होगा। ये दोनों ही प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यू जो इंटरनल एनर्जी होती है उसकी स्टडी हम लोग किस पे करते हैं, उसको हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्टडी करते हैं। अब जो वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन में जीरो पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे जो Q हम लोग लेंगे वो विद जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेंगे और विदाउट जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। ये विद जीरो पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे विदाउट जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो विद जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे जो इंटरनल एनर्जी आती है वो हाफ NH न्यू एन प्लस NH न्यू अपॉन ई टू द पावर H न्यू माइनस अपॉन KT माइनस 1 आती है। और इस केस में याद है जब इन दोनों को इक्वल हम लोग करते हैं so U internal energy with zero potential energy is equal to half NH nu plus internal energy without zero potential energy। very important formula। प्रेशर के लिए हम लोग क्या है, प्रेशर में ट्रांसलेशनल के लिए जो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन होता है उसमें प्रेशर की वैल्यू हम लोग लिखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के लिए एन के टी डेल अपॉन डेल वी एल एन क्यू टी, ये लिख दिया। और क्यू टी का मतलब होता है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, तो वी अपॉन लैम्डा क्यूब, तो v अपॉन एच क्यूब हो गया। इसकी वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो पीवी इज इक्वल टू एन के टी के बराबर आ जाता है। और अगर 1 मोल के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो n कन्वर्ट हो जाएगा Na में, और Na इंटू के, Na इंटू के क्या कहलाता है, R कहलाता है। सो पीवी इज इक्वल टू आर टी। दैट मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन में जो प्रेशर होता है वो आर टी अपॉन पी के बराबर होता है। और रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन में प्रेशर एन के टी डेल अपॉन डेल वी एल एन क्यू टी ये होता है। तो इस केस में जो प्रेशर आता है वो 0 आता है। एंट्रोपी देख लेते हैं। तो एंट्रोपी में ट्रांसलेशनल मोशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सैचुरेटेड इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सैचुरेटेड इक्वेशन होती है।
तो इसमें हम लोग एस ट्रांसलेशन एन के एल एन के टी अपॉन पी लैम्डा क्यू ई टू द पावर 5/2 और इसको मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन निकल के आ जाती है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था जून 2019 में। रोटेशनल के लिए एंट्रोपी के हम लोग देते हैं एन के एल एन, यहाँ पे भी क्यू टी रहेगा, क्यू टी को हम लोग चेंज कर क्यू आर रहेगा जो पार्टीशन फंक्शन होता है। तो पार्टीशन फंक्शन क्यू आर कितना होता है टी अपॉन सिग्मा थीटा आर प्लस यू आर अपॉन टी से। वाइब्रेशन के लिए हम लोग जीरो पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू अपॉन टी को ऐड कर देंगे, बाकी एन के एल एन क्यू विदाउट जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, तो विद जीरो पोटेंशियल और विदाउट जीरो पोटेंशियल एनर्जी आपस में जो एंट्रोपी होती है वो आपस में बराबर होती है, क्योंकि एंट्रोपी जीरो पोटेंशियल एनर्जी को इफेक्ट नहीं करती है। तो इसलिए जो एंट्रोपी वैल्यू है वो सेम। तो ऐसे पूछ सकते हैं ऐसे कौन सा मतलब किस में मतलब वाइब्रेशनल मोशन में क्या एंट्रोपी बराबर होती है, तो हाँ बराबर होती है, क्योंकि इसमें एंट्रोपी जीरो पोटेंशियल एनर्जी को अफेक्ट नहीं करती है। एंथैल्पी क्या होता है एच बराबर यू प्लस पी भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हुए हैं, एच बराबर यू प्लस पी भी होता है। तो एच बराबर यू की वैल्यू क्या थी अभी एन के टी स्क्वायर अपॉन डी टी एल एन क्यू टी, और पी वी इज इक्वल टू क्या देखा था, क्या आया था अभी कैलकुलेट करने पे, यहाँ पे देखिए एन के टी आ रहा था, सो पी वी की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया एन के टी। और रोटेशनल के लिए एच बराबर यू प्लस पी वी, तो एच बराबर यू प्लस पी वी। प्रेशर की वैल्यू कितनी आई थी रोटेशनल में, जीरो आई थी, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया नेग्लेक्ट। ठीक है, तो अब क्या बचा, केवल एच और यू बराबर होंगे, दैट मीन्स एन के टी स्क्वायर एन के टी के बराबर आ जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है ट्रांसलेशनल के लिए और रोटेशनल दोनों के लिए सेम होता है, बस यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशनल में हम लोग क्या करते हैं एन से डिवाइड कर देते हैं पार्टीशन फंक्शन को, जबकि यहाँ पे नहीं करते हैं। वाइब्रेशनल में दो होते हैं, मतलब जी विदाउट जीरो पोटेंशियल एनर्जी और विद जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ए की वैल्यू भी सेम होती है, जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में देख सकते हैं ट्रांसलेशनल के लिए क्या होता है, ट्रांसलेशनल के लिए डिफर करता है तो एम माइनस एन के टी एल एन क्यू टी अपॉन एन माइनस एन के टी है। रोटेशनल के लिए माइनस एन के टी एल एन क्यू आर है। वाइब्रेशनल के लिए ए बी इज इक्वल टू, मतलब दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी वाइब्रेशनल के लिए आपस में सेम होते हैं। हीट कैपेसिटी आप लोगों को पता ही होगा थर्मोडायनेमिक्स, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो सी बी इज इक्वल टू होता है del U by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये है चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था जून 2019 में। तो क्यू ट्रांसलेशनल जो होता है डिपेंडेंसी है पार्टीशन फंक्शन की टेम्परेचर, तो क्यू ट्रांसलेशनल टी की 3/2 यानी तीन की घात टी की घात 3/2 यानी टी, क्यू ट्रांसलेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। और क्यू रोटेशनल अगर है, क्यू रोटेशनल में लीनियर और नॉन लीनियर होंगे, सो क्यू रोटेशनल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड क्यू अगर नॉन लीनियर हो तो टी की पावर 3/2। क्यू वाइब्रेशनल है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी पे। एंट्रोपी सब हो गया। रेजिडुअल एंट्रोपी जैसे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया हुआ था मैंने कि जीरो केल्विन पे जो हमारी स्पीसीज या सिस्टम होता है वो किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव करने लगते हैं। और परफेक्टली क्रिस्टलाइन में क्या होता है, कोई भी मोशन नहीं होता है, यानी रैंडमनेस वहाँ पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दैट मीन्स उस केस में एंट्रोपी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन कुछ स्पीसीज या कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जो जीरो केल्विन पर भी कुछ ना कुछ अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं, यानी उनमें कुछ ना कुछ रैंडमनेस होता है, मतलब उनकी कुछ ना कुछ एंट्रोपी वैल्यू होती है। तो ऐसी एंट्रोपी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग जब परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्पीसीज की बात करेंगे, जीरो केल्विन की बात करेंगे, तो वहां पे सारे पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे, वहां पे कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल होंगे। सो हम लोग ने जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन उस पर एप्लीकेबल होगा, और ये आपस में कैंसिल हो गए, डब्ल्यू की पावर जी टू दी पावर एन अप्लाई करेंगे
तो रेजिडुअल एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। देखिए रेजिडुअल एंट्रोपी में जो अरेंजमेंट है, अगर हमारे पास होमोन्यूक्लियर डाइटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे H2C2 Cl2O2 N2, तो उसके लिए रेजिडुअल एंट्रोपी अरेंजमेंट कितने होंगे, 1 ही होगा, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, सो एंट्रोपी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अगर हमारे पास हेटेरोन्यूक्लियर डाइटोमिक मॉलिक्यूल है तो ABBA टाइप के दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, G की वैल्यू 2 हो गई, S इज इक्वल टू RlN2। एक गेट 2008 का क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन N2 इज 5.8 जूल पर केल्विन पर मोल, फाइंड द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन हमें S की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 8.31, तो ओरिएंटेशन G की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। अबे रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन विद न्यूक्लियर स्पिन स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल वेव फंक्शन, तो हमारा जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर से मिलकर बना होता है। ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल आपस में बहुत पास पास होते हैं, इनको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, सो साई ट्रांसलेशनल को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, इसकी स्टडी नहीं करते हैं। बाकी रोटेशनल में हम लोग जे वैल्यूज देखते हैं, तो जे वैल्यू 0 1 2 3 होती है, तो इसमें ऑड पेयरिटी भी होती है और इवन पेयरिटी भी होती है। तो इवन पेयरिटी को हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं, इवन पेयरिटी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, और जो ऑड पेयरिटी होती है 135 टाइप की, उसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलते हैं। पेयरिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, जे ऑड है तो एंटी सिमेट्रिक और जे इवन है तो एंटी सिमेट्रिक। वाइब्रेशनल के लिए ग्राउंड स्टेट में जो फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है और ये डिपेंड करता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड पे। अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक में एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें न्यूक्लियस का ही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। तो इसमें जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन के होते हैं, अरेंजमेंट जो होते हैं उनको हम लोग I+1 2I+1 से देखते हैं, और एंटी सिमेट्रिक का हम लोग I ब्रैकेट में 2I+1 से देखते हैं टोटल अरेंजमेंट। सो जहाँ पे I क्या है, न्यूक्लियर स्पिन है, अब I हाफ इंटीजर होगा फर्मियोन्स के लिए और टोटल इंटीजर होगा बोसॉन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाइड्रोजन। तो इसके जो सिमेट्रिक बन रहे हैं, ऊपर की तरफ अल्फा, फिर अल्फा बीटा, बीटा अल्फा और बीटा बीटा, तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा है, कितने अरेंजमेंट हो रहे हैं, जो अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा करके आया है वो सिमेट्रिक होगा, और ये वाला हमारा एंटी सिमेट्रिक होता। ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है, तो टोटल हमें कितने, 3 सिमेट्रिक मिले और एक एंटी सिमेट्रिक मिला। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो हमारे पास 3 सिमेट्रिक हैं और एक एंटी सिमेट्रिक है। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक ऐसे हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो बोसॉन्स होते हैं, बोसॉन सिमेट्रिक होते हैं, और फर्मियोन, ये बोसॉन एस का मतलब है, एस का मतलब है सिमेट्रिक और इस स्मॉल ए का मतलब है एंटी सिमेट्रिक। बोसॉन सिमेट्रिक होते हैं और फर्मियोन एंटी सिमेट्रिक होते हैं। मतलब बोसॉन के लिए हमें जो वेव फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा वो सिमेट्रिक कंसीडर करना पड़ेगा, और फर्मियोन्स के लिए वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक कंसीडर करना पड़ेगा। तो साई टोटल किसके बराबर है, साई आर प्लस साई एन, मतलब न्यूक्लियस और रोटेशन के बीच का है। तो फर्मियोन के लिए साई आर और साई एन, एन क्या है, एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक हमें चूज करना है अपने वे में। तो क्यू आर जब हम लोग पार्टीशन फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 2J+1, इतना हम लोगों ने अभी पढ़ चुके थे। अब इसका हम लोग होमोन्यूक्लियर डायटोमिक के लिए जो अरेंजमेंट है उनको फिक्स कर देंगे, यानी जो वेव फंक्शन बनाना है हम लोगों को सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक बनाना है फर्मियोन्स के लिए, तो इनके अरेंजमेंट जैसे प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ऐसे ही एंटी सिमेट्रिक को माइनस कंसीडर कर रहे हैं, सिमेट्रिक को प्लस कंसीडर कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो हमें पार्टीशन फंक्शन बनाना है वो एंटी सिमेट्रिक बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग एंटी सिमेट्रिक है मतलब ऑड पेयरिटी ले रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग इवन पेयरिटी ले रहे हैं। और देखिए ये जो 2I+1 है ये टोटल अरेंजमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, यहाँ पे I इज इक्वल टू हाफ होगा, तो हाफ हो जाएगा 2 इंटू हाफ यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू आई क्यू आर की वो कितनी आई, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 2I+1 से 2I+1, सो I अपॉन 2I+1 बचा, और यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे, सो ऊपर I+1 और नीचे 2I+1 बचेगा।
ये हमारा इस तरीके से हो सकता है। तो देखिए टोटल अरेंजमेंट कितने थे हाइड्रोजन के, आई की वैल्यू कितनी है, हाफ है। टोटल अरेंजमेंट कितने थे, 4 थे। और एंटी सिमेट्रिक में कितना था, 1 था। और एंटी सिमेट्रिक में कितना था, 1। और सिमेट्रिक में कितना था, 3 था। और टोटल अरेंजमेंट 4 से, ये फ्रैक्शन में होते हैं। तो देखिए हमारे पास जो ऑर्थो हाइड्रोजन है, परसेंटेज पूछा जाता है ऑर्थो हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है, 75%। और जो पैरा हाइड्रोजन होता है वो 25% होता है। याद रखिए इसको। बोसोन के लिए अगर हम लोग ये चीज अप्लाई करें तो बोसोन के लिए आई वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अरेंजमेंट हो जाएगा 2i+1 का होल स्क्वायर, ये टोटल अरेंजमेंट है। और इसमें इसका जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो हमें पार्टीशन फंक्शन भी कैसा लेना पड़ेगा, सिमेट्रिक लेना पड़ेगा। तो i+1 और 2i+1 से हम लोग इसको देख लेंगे, i+1 और 2i+1 से इसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे जब अप्लाई, इसको हमें सिमेट्रिक रखना है, यानी यहाँ पे और अगर हम लोग, और ये देखिए j=0 to 4 है ना, तो यहाँ पे हम लोग इवन पेयरिटी रखेंगे, यहाँ पे भी इवन पेयरिटी रखेंगे। सो इवन इंटू इवन इवन यानी सिमेट्रिक, ऑड इंटू ऑड यहाँ पे भी सिमेट्रिक। सो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। अब हम लोग वही लगाएंगे जब फॉर्मूला i+1 और 2i+1। तो ऑर्थो ड्यूटेरियम के लिए जो टोटल अरेंजमेंट आएंगे वो 6 आएंगे। और पैरा हाइड्रोजन के लिए जो अरेंजमेंट आएंगे वो 3 आ जाएंगे। ठीक, बात करते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी इस तरीके से होती है, और यहाँ पे जो के की वैल्यू आती है वो इस तरीके से निकल के आ जाती है, k=NaKT/H। और ये अब यहाँ पे देखिए ये जो Q x बार है, x ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वहाँ पे एक वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है। तो नॉन लीनियर के लिए कितना हो जाता है, ये 3n-7। और लीनियर के लिए 3n-6 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और यहाँ पे हम लोग क्यू टोटल पार्टिशन फंक्शन लिखेंगे, मतलब ट्रांसलेशनल, रोटेशन और वाइब्रेशन। जब हम लोग कंपेयर करेंगे k=a.e⁻⁻e से, तो जो a है हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, उससे इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये जो पेज है लास्ट पेज, इसमें सारा जो कुछ भी लिखा हुआ है ये इन शॉर्ट लिखा है। अभी भी जो कि हम लोगों ने पढ़ा है उस सब की समरी ये लिखी हुई है कि माइक्रो कैनोनिकल है तो एनवी कांस्टेंट होगा, कैनोनिकल है तो एनवीटी कांस्टेंट होगा। मैक्रो स्टेट में क्या होता है, हम लोग जनरल अरेंजमेंट लेते हैं एनर्जी का, माइक्रो स्टेट है तो स्पेसिफिक अरेंजमेंट लेते हैं एनर्जी का। ग्राउंड कैनोनिकल, पार्टिकल्स नॉन आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और हम लोग स्टडी किसकी करते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स की करते हैं, जिसमें डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। डिस्टिंग्विशेबल को क्लासिकल में रखा गया, इनडिस्टिंग्विशेबल को हम लोगों ने माइक्रो में रखा है, मतलब इसमें हम लोग बोस आइंस्टीन और फर्मी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ये अरेंजमेंट लिखे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए बोसोन्स के लिए भी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, इसके लिए अरेंजमेंट लिखे हुए हैं। ये फर्मियोन्स के लिए भी डायरेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे U की वैल्यू इंटरनल एनर्जी है, प्रेशर कैसे देते हैं, S की वैल्यू कितनी होती है। तो S आ गया, तो हमारे पास A=U-TS होता है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके थे। G=H-TS होता है। तो इसको आप लोग, और ये देखिए ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन है, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, इसको भी समराइज करके लिखा हुआ है। तो एक सिस्टमेटिक है, इसको आप लोग पढ़िए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए, ऐसी उम्मीद करते हैं। सो अभी अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।